तो चलिए एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग एसिड बेस ख़त्म कर लिए हैं और आज हम लोग सॉल्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सॉल्ट का तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं अपना प्रमोशन कर देता हूँ। प्रमोशन कुछ नहीं, जो मैं चीज़ें आपके लिए लाया हूँ, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें फोकस स्टडी विथ अभी। टारगेटेड बेस पे अगर साइंस को तैयार करना चाह रहे हैं, जेएसएससी लेवल ही नहीं आपके पूरे एसएससी लेवल सेंट्रल का, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, जेई कंप्लीट है, रेलवे का आपको सारा एग्जाम इसमें कंप्लीट होगा एक्सेप्ट आपका एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी को छोड़ करके, क्योंकि उसका लेवल ऊपर है भाई। झूठ बोल करके मैं चीज़ें नहीं दूंगा, लेकिन जो चीज़ें कंप्लीट है तो यहाँ होगा तो होगा। मैथ्स प्लस टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन फ्री है। रीजनिंग आपका कंप्लीटेड, आपका 180 मार्क्स आप हमारी इस एप्लीकेशन से तैयारी कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके लिए कॉम्बो टेस्ट मिस पूरा कॉम्बो टेस्ट होगा 6 के 6 पार्ट पे। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था भाई। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्पेशली जेएसएससी जेपीएससी के लिए। कोई भी डाउट होगा आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विथ अभी में। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो जो आपका एसिड पार्ट था और जो बेस पार्ट था, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले सॉल्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे लवण। देखिए आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे, आप जो भी कमीशन की बात कर ले, चाहे आप बीपीएससी में दो, चाहे जेपीएससी दो, चाहे अप टू यूपीएससी, यहाँ से डेफिनेटली है कि आपके एक सवाल बनेंगे ही बनेंगे। दूसरी चीज़, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सचिवालय सहायक आपका जो अभी टारगेटेड है, तो देखिए सॉल्ट से एक डेफिनेटली आप 2016 का पेपर उठाएंगे तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है भाई। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसका तो मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया था पिछले क्लास में, लेकिन आज हम इसको काफ़ी डिटेल एनालिसिस चीज़ें से समझेंगे। और जो आप रट करके जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया गया, अब इस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो यहां पर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच वैल्यू नहीं दी जाएगी जिसे आप आइडेंटिफाई करें कि जो कंपाउंड दिया है वो आपका एसिडिक है या फिर वो आपका बेस है। लेकिन इसे एक तो हम आपको लॉजिकली समझा देंगे और दूसरा आपको जो मैं कंसेप्ट दूंगा, आप दोनों में से कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे आप आराम से चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज की चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्ट की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो मैंने क्या कहा था कि जब आपका एसिड और बेस, जब आप एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और जब आप बेस का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, अब जो दोनों का क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो फॉर्मेशन क्या होता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूं, एसिड प्लस बेस, ठीक है भाई, एसिड प्लस बेस। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हिंदी में इसे क्या कहेंगे, अभिकारक, ठीक है। रिएक्टेंट हिंदी में क्या कहेंगे, इसे अभिकारक। एज ए बाई प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, ये आप जो राइट हैंड साइड देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करता है तो आपको जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है एज ए बाई प्रोडक्ट, उसे आप क्या कहेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्मेशन होती है और आपकी यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन आपने देखा, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम बोलेंगे हम इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, एज ए बाई प्रोडक्ट जो हमें सॉल्ट देखने को मिलती है उस रिएक्शन का नाम क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरी चीज, इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं और जब बेस का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो आपको एज ए बाई प्रोडक्ट सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और आपको वाटर के साथ साथ एनर्जी रिलीज देखने को मिल रही है। तो जिस भी रिएक्शन में आपको ये जो डेल्टा का फॉर्म मैंने आपको बनाया है, ये आपको बता रहा है कि इस रिएक्शन के बाद आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज हुआ और एनर्जी का रिलीज आप उस इक्वेशन, देखिए जब हम केमिस्ट्री में आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई, तो जब एनर्जी का रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे हम इसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि गूगल ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि मैं नाम भूल रहा हिंदी में, लेकिन फिर भी मैं अगर बताऊं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी का बाहर आना यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है भाई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम इसे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
तो आपने क्या देखा, जब एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, हमेशा याद रखिएगा एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, जब आपने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको H+ आयन देगा। साथ के साथ जब आप बेस का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, OH- आयन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लूं, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको मैंने 3 चीज़ें याद करवाई थी स्ट्रॉन्ग एसिड में। एक तो था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, उसके बाद था आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और एक था आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बेस के बारे। देखिए मैं अभी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो जनरली लोग क्या करते हैं, आप लूसेंट फॉलो कर ले या फिर यूथ पब्लिकेशन या आर्यन घटना चक्र, यहाँ पे चीज़ों को रटा दिया जाता है। लेकिन आज आपको चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आएगी कि कैसे चीज़ों का क्या हम नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा स्ट्रॉन्ग एसिड, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, हिंदी में इसे कहेंगे प्रबल अम्ल। अब इसके मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए। एक तो था आपका HCl, एक है आपका H2SO4 और एक है आपका HNO3। ठीक है भाई, देखिए ये जो आपको 3 मैंने नाम बताए हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन इसके अलावा जो भी एसिड आपको देखने को मिले, आप उसे क्या कहेंगे, वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। अब इस वीक एसिड में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मैंने बताया भी था CH3COOH, HCOOH, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। अब देखिए जितने भी वीक एसिड हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये याद रखिएगा आपको। अब आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, आप देखिए कितनी चीजें आप याद करेंगे। केवल आपको साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस में केवल आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, बायोलॉजी, बल्कि आपको साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट भी कंप्लीट करना, साथ के साथ मैथ्स है, रीजनिंग है, फिर आपको पूरा इंडियन जीके एक समुद्र पढ़नी है। तो आप किन किन चीज़ों को याद करेंगे, तो चीज़ों को समझ लेना एक बार अच्छी बात है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल देकर के एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये जो है मतलब आपको 4 दे दिया रहेगा ऑप्शन में, या फिर आपको पूछा जाएगा कि आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एसिड आपकी ऑर्गेनिक एसिड होगी। तो जितने भी वीक एसिड है, और वीक एसिड में जहां पे आपको कार्बन का कंपाउंड देखने को मिल जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3COOH में आपको कार्बन देखने को मिल रहा है, कार्बन देखने को मिल रहा है, लैक्टिक एसिड में कार्बन। तो जिस भी एसिड में आपको कार्बन प्रेजेंट मिल जाए, आप उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है भाई, आप उसे क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड को हिंदी में क्या कहेंगे, कार्बनिक। ठीक है ना, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। दूसरी इसका एग्जांपल और भी आप लिख सकते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जहां आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे ही वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है आपके बॉडी में। तो ये भी कैसी है, तो एक वीक एसिड है। वीक एसिड में भी अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या कहेंगे हिंदी में, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब हमने आपको बताया था क्या, वीक एसिड के बारे में। देखिए वीक एसिड में हमने 3 एग्जांपल आपको ली, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस में हमने आपको 3 नाम बताए हुए थे। एक तो था आपका NaOH, उसके बाद एक आपका है KOH, और एक है आपका CaOH का होल ट्वाइस। आपको केमिकल नेम भी याद रखना है, हर एक चीज़ का आपको नाम याद होना चाहिए। है हम इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा जितने भी आपको बेस देखने को मिलेंगे वो आपको क्या होंगे, वीक बेस में आएंगे। जैसे आपको मैंने याद करवाया था एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, NH4OH। यहाँ आपको ये नहीं पूछेगा ऑर्गेनिक बेस या इनऑर्गेनिक बेस, आपको एसिड में पूछा जाएगा ऑर्गेनिक एसिड के बारे बताइए। तो जो आपके वीक एसिड होंगे, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा सर, तो आप ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, HCl, H2SO4 और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जो भी कहीं भी आपको देखने को मिल जाए और आपसे पूछ ले जाए कि कौन इनमें से ऑर्गेनिक एसिड है, तो वीक एसिड जो होगी वो आपकी ऑर्गेनिक एसिड है। और सबसे अच्छा अगर थोड़ा सा और इसको क्लियर करना चाहे तो जहां आपको कार्बन कंपाउंड मिल जाएगी। ठीक है ना भाई, कार्बन कंपाउंड बोले तो हिंदी में क्या कहेंगे इसे, कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग बेस में आपको 3 नाम याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। वीक बेस में आपको एक नाम याद रखना है, NH4OH। देखिए ये एक नाम इसीलिए मैंने कहा क्योंकि ये आपके बहुत बार पूछ लिए गए हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आपके नज़र की चीज़ें सामने रहेगी तो आप चीज़ों को आराम से रिकॉल कर पाएंगे।
तो अभी मैंने क्या बताया कि आप सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो जब आपका एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है या फिर एसिड बेस का जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, साथ के साथ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का रिलीज होना हमें यह बताता है ये कैसी रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक बार आप इसे गूगल ट्रांसलेट कर ले कि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, एक बार आप इसे सर्च कर लेंगे भाई गूगल ट्रांसलेट करके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड के 3 एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, और स्ट्रॉन्ग बेस के मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एक तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर कल की चीजें आपको याद होगी सर, तो इस CaOH का होल ट्वाइस को क्या क्या नाम मैंने बताया था, लाइम वाटर भी कहते हैं और स्लेक्ड लाइम। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी और स्लेक्ड लाइम मतलब क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। देखिए इस तरह से चीजें आप रिकॉल करते चलिए, आपको रिविजन करना नहीं पड़ेगा। और जिस वे में मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ और टीच कर रहा हूँ, आपको हर चीज मैं आपको याद करवा रहा हूँ। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड के अलावा जो भी एसिड होंगे वो क्या होंगे, आपके वीक एसिड, और उसे अभी आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का सबसे अच्छे डेफिनेशन की बात करें तो वो एसिड जहां पे आपको कार्बन के यौगिक या फिर कहेंगे कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड आपको हो गया, उसके बाद फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, इसके अलावा जो भी एसिड, क्लियर है। और वीक एसिड में वीक बेस में आपका क्या हो गया, एक NH4OH। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करवाता हूं। अब मैं एसिड और बेस को रिएक्शन करवाऊंगा, एसिड और बेस का मैं रिएक्शन करवाता हूं। मैंने आपको क्या बोला कि एसिड और बेस जब कंबाइन करेगा तो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो मैं एक एसिड ले रहा हूं HCl। अच्छा, इसके अलावा इससे मैं पहले और भी थोड़ा सा और डिटेल कर दूं। एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करेगा तो यहां से देखिए क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो मैं अभी बता रहा हूं, जो बोला कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एसिड आपका क्या हो सकता था, आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है या फिर वीक एसिड भी हो सकता है। दूसरा केस आपका बेस में क्या देखने को मिल सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी देखने को मिल सकता है या फिर आपका वीक बेस भी देखने को मिल सकता है। मतलब 4 आपके रिएक्शन हो सकते हैं और आपका सॉल्ट का तब फॉर्मेशन होगा और वाटर होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं यहाँ मैं बोलना क्या चाहता हूं और आपके क्वेश्चन जो आपके बनते कैसे। पहला मैं ले रहा हूं कि अगर आपने इधर से स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और इधर का आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों जब आपस में कंबाइन करती है तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, प्लस साथ के साथ आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होते हुए दिखेगी भाई, ठीक है। ये जो रिएक्शन को क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने पहला केस लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब ध्यान से रखिएगा, आपका जो एसिड है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा ना, ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, इस सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है इसकी नेचर कैसी है, यानी इसकी प्रवृत्ति कैसी है। मतलब समझ रहे क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि आपके हाथों में जो सॉल्ट आई है सर, ठीक है ना, जब आपने एसिड, अपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो जब आपने इसका रिएक्शन करवाया तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिला वो सॉल्ट का नेचर यानी कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो उसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो देखिए आपने जो एसिड लिया वो क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपने जो बेस लिया वो क्या है, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मैं थोड़ा सा पीएच स्केल पे आता हूं, जो मैंने आपको समझा दिया। देखिए पीएच स्केल में मैंने आपको क्या बताया था, आपका पीएच स्केल जो है आपको मैंने जो बताया था वैल्यू 0 से 14, ठीक है भाई, 0 से 14 ये है आपका 7 जो होता है पीएच वैल्यू, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। तो जब अगर पीएच वैल्यू 7 रहेगी तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे बोलेंगे न्यूट्रल है, यानी कि वो क्या है, आपका उदासीन होगा, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, उसे उदासीन होगा। अगर पीएच की वैल्यू 14 है तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा, और बेस में भी आप उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्योंकि जब आप 7 से 14 की ओर चले रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन जो होता है वो डिक्रीज होता है। और जैसे ही आप 14 से 7 की ओर आ रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप 0 से 7 की ओर आ रहे होंगे तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो रहा होगा, ये आपका डिक्रीज हो रहा होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, वो आपका इंक्रीज हो रहा होगा। और जैसे ही आप 7 से 0 की ओर आ रहे होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या कहा, आपने लिया है। अब एक चीज और बताइए, आपकी पीएच वैल्यू 0 से आप सब 7 की ओर जा रहे होंगे तो आपकी एसिडिटी या फिर बोल सकते हैं एसिड का नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। तो आप कहेंगे सर एसिड का नेचर डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है भाई।
अगर आप 7 से 0 की ओर आ रहे होंगे तो आपका एसिड नेचर क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा। यानी पीएच का वैल्यू आप 0 ले लें और पीएच का वैल्यू अगर आप 6 ले रहे हैं तो इस केस में आप बोलेंगे पीएच का वैल्यू अगर 0 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन वहां पे सबसे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। पीएच वैल्यू 0 तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन क्या होता है, वो मैक्सिमम। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के। देखिए सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं ये क्लास, क्योंकि अब आपका एसिड सॉल्ट बेस आपका खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब जैसे ही अगर आपको 7 की बात कर ले तो आपका जो सॉल्ट होगा, सॉरी जो आपकी जो सॉल्यूशन होगी वो कैसी होगी, सॉल्टी होगी। यानी वो नेचर में कैसा होगा, उदासीन होगा। और आपका अगर पीएच वैल्यू 14 हो गया तो वो उसकी जो बेसिक नेचर है, यानी कि 7 से 40 की तरफ आप जा रहे हैं तो आपका बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा होगा, और 14 से 7 की जैसे ही आप आएंगे तो आपका बेसिक नेचर कम हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ आपने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और आपने यहाँ लिया स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी पीएच वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या हो गया, आपकी पीएच वैल्यू क्या होगी 14 होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप क्या ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, ठीक है भाई। और आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या था, आपका NaOH था, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आपका NaOH हो गया, इधर आपका HCl हो गया। मैं इसको आपको पीछे वाले पन्ने में पूरा ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एक तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो आपका HCl लिया था, ठीक है भाई, और आपका मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया यानी कि NaOH लिया। अब इसका क्या हो रहा, मैंने रिएक्शन करवा दिया। देखिए जब इसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक क्यों बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, एक क्यों बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जैसे ही इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। आपको याद आ रहा है H+Cl- में। अगर वो एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर अगर आपने जो एसिड लिया वो स्ट्रांग एसिड लिया तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम 90, 94, 92, 93% होगी। हाँ जी। और अगर आपने वीक एसिड लिया होगा तो उसका जो डिसोसिएशन होगा एक्वस सॉल्यूशन में, यानी हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, मिनिमम 5%, 4%, 6% के लमसम होगी। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है सर, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो इसका भी क्या होगा, डिसोसिएशन होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन में। ये क्या आपको देखने को मिलेगा, NH+OH-। तो देखिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो उसमें जो OH- आयन का जो कंसंट्रेशन लेवल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, 90+% में होगा। और अगर आपने वीक बेस लिया है तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा OH- की कंसंट्रेशन 5%, 4%, 6% में होगी, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगी तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, NaCl प्लस। साथ के साथ मैंने क्या कहा था, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करती है तो सॉल्ट का तो फॉर्मेशन होता है, साथ के साथ आपका ये जो H+ है और ये आपका OH- से कंबाइन कर जाएगा और यहाँ आपको ये दे देगा वाटर, और साथ के साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज कर जाएगी। तो अब देखिए आपने जो लिया था ये कैसा था, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था। ये कैसा था, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था, ठीक है भाई। और ये क्या था, आपका स्ट्रॉन्ग बेस था। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अब ये जो आपका जो फॉर्मेशन हुआ ये सॉल्ट, ये आपसे पूछेगा डायरेक्ट एग्जामिनेशन में दे करके NaCl, या फिर आपको इतना भी आसान ना करके थोड़ा सा और टिपिकल करना चाहे तो आपको लिख देगा सोडियम क्लोराइड की प्रवृत्ति होती है, द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। तो आपको क्या बताना होगा, क्या ये आपका ऑप्शन ए आपको रहेगा न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, उदासीन है भाई, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी एसिडिक है, एसिडिक है यानी कि अम्लीय नेचर का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, ठीक है भाई। ऑप्शन सी क्या वो आपका बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर बोले तो क्षारीय प्रवृत्ति का है। कैसी प्रवृत्ति का, तो क्षारीय प्रवृत्ति का। तो इन तीनों में से इसकी नेचर कैसी होगी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या हर सॉल्ट की पीएच वैल्यू आप याद कर लेंगे। जैसे कि अगर पीएच वैल्यू 7 होता तो आप बता देते सर कि ये आपका नेचर 7 होगा। एसिडिक है यानी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। और अगर बेसिक नेचर का है तो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। आपको ये चीज़ तो भाई पता है, लेकिन 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 यहाँ आपको एग्जामिनर ये चीज़ें आपको दिया ही नहीं रहेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है भाई। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बिना इसको जाने हुए। तो देखिए आपके पास क्या तरीका, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार समझिएगा और इसको याद कर सकते तो याद भी कर लीजिएगा। जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करता है तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है मेरे भाई, वो जो सॉल्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है उसका नेचर कैसा होता है, तो उसका नेचर होता है उदासीन। क्यों, अब समझिएगा। देखिए
जो यहाँ से आपको जो H प्लस आयन मिला है भाई, क्योंकि एसिड की प्रवृत्ति आपको कैसे पता चलती है कि उसके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, ये आप कैसे पता करते हैं कि ये बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस आयन का जो डिसोसिएशन हुआ, यानी कि जो आपका बेस का जो डिसोसिएशन हुआ एक्वस सॉल्यूशन में, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी अधिक थी। तो अब यहाँ पे आपको जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या था, बहुत अधिक मिला आपको, और यहाँ पर भी आपको OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बहुत अधिक था। तो जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट कर रहा होगा और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहा होगा, तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो उदासीन हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है। आप भाई ये देखिए, दो सुप्रीमेशी की अगर फाइट हो रही है, अगर इधर अमेरिका के साथ साथ अगर यहाँ आपका चाइना फाइट हो रहा है, तो आप किसे एक साइड में आप झुकने को कहेंगे, कोई नहीं झुकेगा, दोनों एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका HCl है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी वहां पर H प्लस जो आपका हाईली कंसंट्रेटेड यानी कि 90+% में प्रेजेंट है, और इधर जो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका OH माइनस, वो भी 90+ कंसंट्रेटेड लेवल में प्रेजेंट है आपके एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब यहाँ दोनों सुप्रीम एक पावर आपस में मिलेगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, न्यूट्रल कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को शांत। क्योंकि देखिए, जब अगर अमेरिका और चाइना आपस में अगर फाइट कर ले, तो सिंपल सी बात है, परमाणु अगर यहाँ पे दोनों अगर कंट्री अगर एक दूसरे के ऊपर अगर अटैक कर दिया जाए, तो फिर फाइनली क्या है, इस देश का, या फिर कह दिया जाए इस देश, इट मींस इस विश्व का ही सर्वनाश खत्म। तो भाई यहाँ पर एक ही आपके पास क्या मिलती है इसकी सॉल्यूशन, कि डिप्लोमेसी, आप दोनों के बीच में कुछ डायलॉग होगी, कुछ बैठक होगी, कुछ सबमिट होगी, और उसका कुछ एक फाइनली आपका यहाँ से डिसीजन निकाला जाएगा। तो यहाँ दोनों का फाइनल डिसीजन ये है कि भाई ना तो ये सॉल्ट ना तो सॉल्ट आपका एसिडिक नेचर का होगा, और ना ही ये सॉल्ट आपका बेसिक नेचर का होगा। क्योंकि अगर एसिडिक हो जाएगा तो ये बुरा मान जाएगा, अगर ये बेसिक हो जाएगा तो आपका एसिडिक नेचर, एसिडिक वाला बुरा मान जाएगा। इसलिए भैया pH की वैल्यू 7 रखेंगे, ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, ये दोनों मैंने बीच में रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाएं कि आपको यहाँ पर सॉल्ट का नेचर बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। पहला अभी क्लियर हुआ, अभी हम आएंगे दूसरे नंबर पे, पूरा क्लियर कर दूंगा, फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो लॉजिक से मैं आपको चीजें फिर और भी समझा दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं लेता हूं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं आपका, कि आपने अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइन किया है और इधर आपने वीक बेस ले लिया, ठीक है मेरे भाई, इधर आपने वीक बेस को ले लिया। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, जब दोनों में आपस में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है भाई सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल, साथ के साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगी और कुछ एनर्जी की रिलीज होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, आपने यहाँ जो एसिड लिया है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब क्या होगा, इसकी pH वैल्यू 7 से 0 की ओर आ रही होगी, और आपने जो बेस लिया है उसकी बेस की वैल्यू क्या हो रहेगी, 14 से 7 की तरफ घिसक रहे होंगे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, ये आपका कम होगा। तो ऑटोमेटिक जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा सर, इसमें किसकी क्वांटिटी अधिक देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है भाई, ये ज्यादा में तो इसकी ही क्वांटिटी आपको अधिक इस सॉल्ट में देखने को मिलेगी। यानी ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इसकी जो नेचर आप मिलेगी भाई, या फिर इसकी जो प्रवृत्ति आप कहेंगे, ये सॉल्ट की नेचर कैसी होगी, तो आप इसे कहेंगे ये एसिडिक सॉल्ट होगा। यानी कैसी, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको मैंने 3 नाम बताया है, HCl, H2SO4, HNO3। तो चलिए आपको मैं एक फिर से एग्जांपल लेता हूं HCl, और एक वीक बेस में ले लेता हूं। वीक बेस में आप कुछ भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए वीक बेस में अगर आप लेना चाहें तो वीक बेस में आप ले लेते हैं NH4OH। ठीक है, NH4OH वीक बेस हो गया ये आपका। यहाँ से जो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ के साथ साथ आपको वाटर देखने को मिलेगा, और कुछ अमाउंट में आपको क्या मिलेगी देखने को, एनर्जी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा NH4OH, यहाँ पर ये आपका ब्रेक डाउन करेगा NH4 प्लस OH माइनस में। NH4OH माइनस में आपका यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH, तो इसका हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इसका हम डिसोसिएशन करेंगे। HCl का एक्वा सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें सर, ये हमें देगा H प्लस Cl माइनस। ठीक है, और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा NH4 प्लस, और यहाँ आपको मिल जाएगा OH माइनस। ठीक है सर, अब देखिए NH4 प्लस जो है ये आपका, ये कंबाइन कर जाएगा इस नेगेटिव के साइड, तो आपको फॉर्मेशन क्या मिलेगा, सॉल्ट जो मिलेगा NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, साथ के साथ आपका ये आपस में कंबाइन करके आपको वाटर का फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है,
अब देखिए आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि जो NH4Cl है इसकी इसकी नेचर कैसी है, इस सॉल्ट की नेचर कैसी है हमें ये बताइए, यानी कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है हमें ये बताइए। तो आप क्या कहेंगे, इसकी प्रवृत्ति एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो मैंने क्या कहा, HCl आपने क्या लिया सर, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, यही एग्जांपल हमने लिया, और एक वीक बेस का हमने एग्जांपल लिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मैक्सिमम है, यहाँ पर OH माइनस की मिनिमम है। तो जो सॉल्ट का आप में जो सुप्रीमेसी देखने को मिलेगा H प्लस पॉजिटिव आयन का, और H प्लस पॉजिटिव आयन अगर अधिक है तो यानी कि जो सॉल्ट होगा वो कैसा सॉल्ट होगा, तो आप उसे कहेंगे ये एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि अम्लीय लवण होगा, यानी कि ये अम्लीय लवण होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं तीसरे कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है हमारे पास, तीसरा कंडीशन हमारे पास होगा कि अब हमने जो लिया है एक वीक बेस ले लिया, सॉरी वीक एसिड ले लिया है मैंने, और इधर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और साथ के साथ आपको H2O मिलेगा और कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगा। अब तो आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, वीक एसिड है यानी कि यहाँ पर H प्लस कंसनट्रेशन आयन होगा, लेकिन ये कम होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है यानी यहाँ OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो सॉल्ट है, अब देखिए सुप्रीमेसी में कौन है, यहाँ OH माइनस है, तो जी इसमें आपको किसका कंसनट्रेशन देखने को मिलेगा, OH माइनस का। OH माइनस आपको क्या बताएगा कि जो सॉल्ट का जो नेचर होगा, जो सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा, तो यानी बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, यानी इसे आप क्या कहेंगे, क्षारीय लवण। इसे आप क्या कहेंगे, क्षारीय लवण। ठीक है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं अंतिम यानी कि चौथा पार्ट में, यानी चौथे एग्जाम्पल में, जो आपका एक हो सकता है कंडीशन, वीक एसिड आपने ले लिया है और साथ के साथ आपने वीक बेस ले लिया है। जब दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, साथ के साथ आपको वाटर मिलेगी और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो इस केस में वीक एसिड है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी कम है, वीक बेस है यानी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी वीक है। तो अभी इस केस में देखिए दोनों ही कमजोर है, तो उस प्रकार से दोनों देश ही कमजोर है। तो अब आप ये नहीं डिसाइड कर सकते, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं, अब भाई दो टीम है, दो टीम के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है, दोनों फाइनल पहुंचे हुए हैं, अब दोनों टीम ही वीक है, दोनों कमजोर ही। तो अब आप किसी पे भी तुक्का लगाना चाहे तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टीम जीत सकता है, नहीं। उसी प्रकार ये सॉल्ट में भी आप इस क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है ना भाई, इसमें हम मतलब क्या कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा वो, या फिर न्यूट्रल होगा। क्लियर हो गया भाई। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल, आपको कुछ दिया जाएगा, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कॉपर। देखिए डायरेक्ट आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, और ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। देखिए आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है सचिवालय का। NaHCO3, ठीक है मेरे भाई, NaHCO3। अच्छा पहले तो इसका आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी। अब इसकी नेचर कैसी है, यानी ये है क्या, ये आपका क्या एक सॉल्ट है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या आपका सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट में भी कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, यानी अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। उसी प्रकार आपको एक और दे देगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है आपका आया है, ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। फिर उसी प्रकार को आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा Na2CO3। अब ये Na2CO3 का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, उदासीन है। तो अब ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, चलिए हम इसको दिखा। अब ये तो मैंने आपको एक कंडीशन दिया, समझाया चीज़ों को। अब इस चीज़ को आप जब तक समझते नहीं तब तक आप इसके लॉजिक को समझ नहीं पाते। ठीक है ना भाई, तो अब हम इसके लॉजिक पे काम कर लेते हैं। ये मैंने चीज़ें आपको समझा दी है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, जब आपको कोई भी सॉल्ट दे दिया हुआ रहेगा, जो चीज़ें अभी हमने इतनी मेहनत से समझी है, अब उसको हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए अगर आपको दे दिया, देखिए ये आपको दे दिया, अगर वगर नहीं, ये आपको दिया है, पूछा भी है और आगे भी पूछेगा। और ये अभी आपके 2022 का जो पेपर हुआ है लेटेस्ट, अब देखिए JSSC में तो हुआ नहीं है भाई 2022 में पेपर, 2016 में हुआ। तो आप खोल के देखिए सचिवालय सहायक में क्या ये पूछा है या नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा। तो उसी प्रकार हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका क्या है, NaHCO3 एक सॉल्ट है। अब कई लोग तो सबसे पहले देखिए, मैं पता है कि आपके मन में क्या डाउट आ रहा हो, क्योंकि मैं जब भी चीज़ को लेता हूँ आपके सामने क्लास, तो खुद को एक एज अ स्टूडेंट की तरह कि मुझे क्या डाउट आ सकता था जब मैं छात्र था, तो वही चीज़ आपके अंदर भी आएगी भाई, सिंपल सी बात है।
तो सबसे पहले तो आपके अंदर में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये सॉल्ट है सर, ये पहचान कैसे कर लेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमने पहचान कर लिया था कि एसिड और जब बेस आपस में कंबाइन किया था एक्वस सॉल्यूशन में, जब इसका रिएक्शन हमने लिया था तो जाके सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर और हीट अमाउंट एनर्जी रिलीज हुई थी। तो कब, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार से आपको कंपाउंड का नाम दे दिया रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इससे भी खतरनाक आपको लिख कर दे देगा इस प्रकार से कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम और भी एक और नाम से बोलते हैं इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख जाए, मिल जाए तो इससे कंफ्यूज ना हो आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी में यही कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हिंदी इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होता। तो समझिएगा सॉल्ट का, मैं देखिए ये कोई ऐसा मैं कोई लॉ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, साइंस में बताया गया या कोई किताबें में नहीं मिलेगी, लेकिन एक होता है ना एज अ ट्रिक। और एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन में आपको कुछ सर्टेन कंपाउंड ही पता रखना है और आपको वहीं से पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको क्या मिलेगा। एक तो आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जो आपको कंपाउंड, ये क्या है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूरा क्लास, अभी केमिस्ट्री खत्म नहीं हुआ, कंपाउंड समझाएंगे क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है समझाएंगे, ठीक है ना। तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो देखिए यहाँ मैंने क्या कह रहा था आपको, हाँ सॉल्ट की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए आपको जो कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड में या तो आपको क्लोरीन देखने को मिल जाएगा। अब कहेंगे कि सर आपको HCl में भी क्लोरीन देखने को मिलता है, पर ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट कैसे है। तो भाई सुन लो पहले पूरी बात, या तो आपको क्लोरीन देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको कंपाउंड में SO4 देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर आपको कार्बोनेट देखने को मिल जाएगा। तो आपको जब किसी भी कंपाउंड में ये आपको क्लोरीन, SO4 और CO3, ठीक है, CO3 इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है NO3। अब देखिए मैं, आपने क्या लॉजिक लगाया सर, Cl से आपने लॉजिक लगा दिया HCl पे, ठीक है, HCl पे। SO4 से आपने लॉजिक लगा दिया सर ये H2SO4 भी हो सकता है, और ये आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड भी तो हो सकता है सर, और ये आपका HNO3 भी हो सकता है। तो बिल्कुल वही तो है सर, ये आपका NO3 एसिड वाला यहाँ आया, ठीक है, ये आपका कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट यहाँ आया है, ये आपका SO4 एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 आया है, ये HCl का Cl। ये देखिए ये कोई लॉ नहीं है, कोई किताब में नहीं है, मैं जो लॉजिक निकाला हूँ बस अपनी वाली चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपके एग्जाम में काम आ जाएगी, और बिल्कुल आएगी काम, एकदम डेफिनेटली है। तो एक तो कंपाउंड में जब इस प्रकार से चीज़ें मिल जाए तो यह समझ में आ जाना, और साथ के साथ आपको देखिए इधर आपको कुछ एक बेस का मिल जाएगा देखने को, OH देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सोडियम देखने को मिल जाएगा, पोटासियम देखने को मिल जाएगा, या फिर कैल्शियम देखने को मिल जाएगा। अब ये OH कहाँ से आया होगा पता है, ये NaOH जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस था, ये आपका Na कहाँ से आया पता है, यही आपका Na से ये आपका Na आ गया है। ये आपका पोटासियम कहाँ से आया आपका, KOH से आया है। Ca कहाँ से आया आपका, Ca आया आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस से आया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। तो आपको अब यहाँ पर देखिए आप लॉजिक लगाइए, देखिए CO3, तो आप देखिए CO3 मैंने बताया H2CO3 वाला CO3 आ गया, Na आपका NaOH वाला Na आ गया, यानी कि सॉल्ट जो होगा उसमें, भाई सॉल्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। जब एसिड और बेस का जब क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो सॉल्ट होगा ना उसमें आपका कुछ ना कुछ एसिड का भी कुछ आपको एक एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको बेस के भी एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर, इतना अभी तक चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब तो समझ में आ जाएगा ना NaCO3 सॉल्ट क्यों होगा। देखिए CO3Na, अब चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि आपको मिल जाए Na2CO3। तो देखो भाई यहाँ पे आपको CO3 मिल गया, CO3 कहाँ से मिला होगा आपको, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से देखने को मिला होगा। अब ये Na कहाँ से देखने को मिला होगा सर, NaOH से देखने को मिला है। तो ये NaOH क्या है भाई, आप कहेंगे सर ये बेस है सर, ये भी ये इस बेस में भी कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO3 सर ये कौन सा एसिड है, ये आप बोलेंगे सर ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड में भी सर और एक नाम बताइए मुझे, तो ये वीक एसिड है। अब देखिए किस प्रकार से और डिटेल अंदर निकालते चले जा रहे हैं हम लोग। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब देखिए NH4Cl में आपको एक Cl मिल जा रहा है और एक आपका क्या मिल जा रहा है, NH मिल जा रहा। तो ये जो NH आया ये कहाँ से आया सर, ये NH का फॉर्मेशन आपको बेस से मिला है NH4OH से, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। Cl कहाँ से मिला, HCl से। तो इसको यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी यहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ मुझे जगह नहीं है भाई। अब देखिए NH4OH क्या है, ये आप बोलेंगे सर ये तो वीक बेस है, और ये सर क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ गया कैसे चीज़ों का आप सॉल्ट का आप आइडेंटिफाई करेंगे। भाई किताब में ये चीज़ नहीं मिलेगी, पहले मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं सर, आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये जो सॉल्ट है, एंड हमने तो अभी आपको ये बस ये बताया कि सॉल्ट का पहचान कैसे करेंगे। अब ये सॉल्ट में भी
क्या है आपका, एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर उदासीन है। तो आइए भाई हम आगे देखते हैं। सबसे पहला मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या लिया था, NaHCO3, ठीक है। अब ये एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, इसको हम पता करते हैं। देखिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे, अभी आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। एक आपका क्या है, Na है, और एक आपका क्या है, CO3 है, ठीक है। ये आप आराम से आइडेंटिफाई अब कर लेंगे। अब हमें ये बताइए ये Na कहाँ से आया होगा। अब भाई ये CO3 कहाँ से आया होगा, ये कहाँ से आया होगा, आपका H2CO3 से आया होगा। बताइए, ये तो आइडेंटिफाई आप आराम से कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अब ये Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा। अब हमें ये बताया NaOH कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग सॉरी कैसा बेस है। तो ये आप बोलेंगे सर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। H2CO3 कैसा एसिड, तो आप कहेंगे सर ये एक वीक एसिड है। तो अब जब हमें ये बताइए, जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस और जब आपका वीक एसिड जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और साथ के साथ कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जो ये सॉल्ट बना है सर, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, अब हमें बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अधिक है यहाँ पर, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या डिक्रीज है। तो जिसकी सुप्रीमेसी, सॉल्ट का नेचर वही, यानी कि ये जो सॉल्ट हो जाएगा कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, यानी इसे आप क्या कहेंगे, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। अब ये इतना आसान था, बट इसको समझाने में इतना मैंने टाइम लिया क्योंकि बेस से जब चीज़ें आएंगे सर, अब इस प्रकार से मैं चीज़ें लिख देता हूँ तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, और फिर आप हर कंपाउंड को कितना रट करके जाते हैं, पहले तो हमें ये बताइए। अब इसके अलावा आपको दूसरा एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि आपको दे दिया हुआ रहेगा कॉपर सल्फेट, चलिए COSO4। अब ये क्या है, आपका सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट है या नहीं, पहले ये इसमें देखिए कि एसिड और बेस दोनों है कि नहीं। देखिए SO4 आपका कहाँ से आया होगा, H2SO4 से आया है। आपका कॉपर कहाँ से आया होगा, तो कॉपर आपका कहाँ से आएगा, तो आपका कॉपर कहाँ से आ जाएगा, हमें ये बताइए। कॉपर सल्फेट एक वीक बेस होगा भाई, कहाँ से आएगा, Cu, कॉपर आ जाएगा आपका कहाँ से, कॉपर आपका आ जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस से, ठीक है। तो अब ये देखिए ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है। बेस में ये कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग में क्या था आपका, NaOH था, KOH था और COH का होल ट्वाइस था। और H2SO4 कैसा है, तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए ये बेस में कैसा है, वीक बेस है। तो आप जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, किसकी सुप्रीमेसी, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो आपका जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा नेचर का मिलेगा, एसिडिक नेचर का मिलेगा, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ इसका पीएच वैल्यू बताइए। तो पीएच कैसा, इसका वैल्यू कितना आएगा, बेसिक सॉल्ट है यानी पीएच कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो नेचर है एसिडिक सॉल्ट का है, इसका नेचर यानी कि ये अम्लीय लवण है। अगर ये अम्लीय लवण है, ठीक है ना, तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, इस सॉल्ट की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का डायरेक्ट आप पीएच वैल्यू भी आपको डायरेक्ट पूछ लेगा तो आप निकाल सकते हैं। NaCl3O का भी पीएच वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। आप पर्टिकुलर वैल्यू ये नहीं पूछेगा पीएच वैल्यू 5 होगी 6 होगी, वो 7 से छोटी होगी, 7 से बड़ी होगी, वो इक्वल टू होगी, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल और फाइनली एग्जाम्पल होगा, ये आइडेंटिफिकेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगला जो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का। तो ये भी क्या है, आपका सॉल्ट है। पहचान कैसे होगा, Cl से HCl आ गया आपका, ठीक है, एसिड। NH4 से आपका मैंने वीक बेस बताया है, NH4 यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका क्या है, वीक बेस है। अब भाई सिंपल सी बात है, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कंबाइन कर रहा होगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सुप्रीमेसी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड किया है तो एसिड सॉल्ट कैसा होगा, तो एसिडिक सॉल्ट होगा। एसिडिक बोले तो अम्लीय सॉल्ट होगा, अम्लीय लवण होगा, अम्लीय लवण होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका पूरा आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट खत्म। अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट सॉल्ट कौन कौन सा हम लोग उसको देखते हैं। देखिए ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया सब कुछ यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज़ यही PDF आपको एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए अभी मैंने आपको जो जो बताया मैं रिकॉल करवा देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट सॉल्ट पे आ जाते हैं। एसिड बेस कंबाइन करेगा, इसका एक्वा सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हालांकि ये मैंने पहले बता दिया है लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, तो आपकी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है।
अब आपको एग्जांपल मैंने ले लिया HCl प्लस NaOH। तो देखिए ये आपका HCl कैसी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों जब स्ट्रॉन्ग होगा तो सुप्रीमेसी यहाँ पे किसकी होगी, दोनों की नहीं चलेगी। तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। NaCl प्लस वाटर प्लस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब याद रखिएगा NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी और कॉमन सॉल्ट भी। हालांकि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में एक जगह, लेकिन अभी मैं रख दे रहा हूँ ताकि अभी भी जो जो चीज़ें मिलती चली जा रही है, अगर आपको कल परसों में कोई एग्जामिनेशन है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपका छूटे ना भाई। अब मैंने आपको कंडीशन समझाया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कंबाइन करेगी तो सुप्रीमेसी स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो सॉल्ट कैसी होगी, तो एसिडिक नेचर की होगी। तो pH लेस देन 7 तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा आपका, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। कैसा सॉल्ट हो जाएगा आपका, एसिडिक सॉल्ट। हिंदी में आप इसे लिख लेंगे भाई अम्लीय लवण, मैंने बहुत बार अभी लिखा है अम्लीय लवण, ठीक है। कैसा हो जाएगा आपका, अम्लीय लवण। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो सुप्रीमेसी किसी की नहीं चलेगी, तो ये कैसा हो जाएगा सॉल्ट, तो ये आप बोलेंगे ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ये कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, यानी आप इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, उदासीन, उदासीन लवण कहेंगे। और जब आप वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे होंगे, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सुप्रीमेसी किसकी, तो स्ट्रॉन्ग बेस की, तो सॉल्टी कैसी हो जाएगी, बेसिक नेचर की। तो pH ग्रेटर देन 7 भी बताता है क्या, कि ये बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। और हिंदी में से क्या कहेंगे, क्षारीय लवण होगा। कैसा होगा ये, तो क्षारीय लवण होगा। वीक एसिड वीक बेस दोनों ही वीक है, तो भाई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते pH वैल्यू इसका, और बता नहीं सकते कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसी HCl H2SO4 HNO3 और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH COH का होल्डर। बाकी जितना भी है आपका वीक एसिड होगा, और इसे आप क्या कहते हैं, वीक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड का भी नाम जानते हैं आप इसे, ठीक है। क्या कहते हैं आप इसे, ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे, ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में ऑर्गेनिक एसिड को हमने आपको क्या बताया था, कार्बनिक अम्ल, ठीक है ना भाई। क्या बताया था, ऑर्गेनिक एसिड को हमने आपको कार्बनिक अम्ल। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हमने आपको वीक बेस के बारे में बताया था। वीक बेस में दो एग्जांपल आपको दिए थे, एक तो आपको एक ही एग्जांपल मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, वो आपको क्या याद करना था, NH4OH, ठीक है। क्या याद करना था आपको, NH4OH। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कंप्लीट है भाई। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, आपका वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया, और वीक एसिड भी हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पार्ट में, जो हमें अब पढ़ना है इंपॉर्टेंट जितने भी सॉल्ट हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट जितने भी सॉल्ट है। तो इसे क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। कार्बनिक अम्ल हिंदी में भी मैंने लिख दिया भाई, ठीक है। मैं यही गूगल में भूल गया था क्या इसको कार्बनिक या कार्बनिक बोलेंगे, ऑर्गेनिक को कार्बनिक। अब एक एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट को करते हैं कवर। तो पहला जो सॉल्ट है आपका, वो है आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। NaCl से आप बता सकते हैं डायरेक्ट देख करके ये सॉल्ट कैसा नेचर का होगा, एसिडिक होगा, या pH वैल्यू भी आप बता दीजिएगा। कैसे कि NaCl है तो Cl HCl से आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से Na भी स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, तो दोनों सुप्रीम है तो न्यूट्रल हो जाएगा, pH वैल्यू इक्वल टू 7, न्यूट्रल उदासीन। अब NaCl से दो पॉइंट आपको याद रखना केवल और केवल, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट एंड टूथपेस्ट, इट इज प्रेजेंट इन स्वेट एंड टूथपेस्ट, ठीक है ना भाई। NaCl कहाँ प्रेजेंट होता है, स्वेट एंड, जो आपके पसीने होते हैं ना भाई, पसीने। अब ये सब तो इतना हिंदी आना चाहिए आपको, अब इसको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं थी, बट इट इज प्रेजेंट इन स्वेट एंड टूथपेस्ट। इट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए ये जो जल के जो हिमांक होते हैं ना, उसको क्या कर देता है आपका सोडियम क्लोराइड, वो कम कर देता है, यानी जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट इसका मान के चलते हैं फ्रीज होने का, जो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, फ्रीजिंग पॉइंट समझाएंगे हम लोग जब हीट एंड टेम्परेचर फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका मान के चलते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस है। आप जैसे इस पे 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे अगर क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ सोडियम क्लोराइड डाल देंगे, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये और भी लोअर टेम्परेचर में चला जाएगा, मतलब कि जो आप उसमें थोड़ा सा और भी गर्माहट आएगी। तो मतलब ये अभी साइड रखिए भाई, ये फिजिक्स का पार्ट है, उसको इंक्लूड, बस इतना याद रखिएगा। NaCl का दो यूज, एक तो पसीने में और टूथपेस्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पसीने। और आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि आपके बॉडी में जो स्वेट है, या फिर आप जिससे ब्रश कर रहे होते हैं टूथपेस्ट है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पसीने, जो स्वेट है, या फिर जो टूथपेस्ट है, उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वो सॉल्ट का नाम बताइए, या फिर उसका नेचर कैसा होता है, या फिर उसकी pH वैल्यू कैसी होती है। तो ये पता होगा तब तो आप यहाँ आइएगा, और उसके बाद आप pH वैल्यू पे आप आइएगा। और ये डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगले हम लोग इंपॉर्टेंट सॉल्ट पे चलते हैं, एक एक करके खत्म करते हैं। देखिए एसिड बेस सॉल्ट के लिए एकदम तैयार रहिएगा, एक से एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है भाई, ठीक है। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, अच्छे अच्छे लेवल के। मतलब ये नहीं है कि एक बार हम केवल JSSC CGL को ही टारगेट करेंगे, कितने भी एग्जामिनेशन बीच में आ जाए सब कुछ निकलेगा एक साथ ही। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, लेकिन देखिए ओरिएंटेड JSSC में नहीं रखा है फिर भी, क्योंकि अब देखिए JSSC क्या, SSC का लेवल ही चलेगा भाई साइंस में। अब SSC में भी साइंस का लेवल बहुत
देखिए हार्ड इजी कुछ नहीं है, आपको समझना होगा। अब मैं क्या बोलूँ, एसएससी के एनालिसिस अगर आप किए होंगे अगर अभी, तो क्या था वो एक क्वेश्चन में काफ़ी मल्टीपल चीज़ें आपके कंसेप्ट को चेक करता है भाई एसएससी। और ये जेएसएससी सीजन 2016 के बाद नहीं हुआ, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लेवल कितना लो जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे दूसरा सोडियम कार्बोनेट की, यानी कि NaHCO3 की। तो सोडियम कार्बोनेट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो याद रखना है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना, जो आप खा रहे होते हैं खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। आप देखिए जितने भी फ्लफी फूड मटेरियल जो होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, जो केक हो गया, मतलब फूले फूले से होते हैं, स्पॉन्जी टाइप के जो होते हैं ना, उसको फुला, जो स्पॉन्जी नेचर जो आता है, फुला हुआ जो नेचर आता है, वो आपके सोडियम कार्बोनेट, इस आपके सॉल्ट के कारण ही आता है, NaCO3 के कारण ही आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में केक ले लेंगे, पेस्ट्री ले लेंगे, एक्सेट्रा। और ये जो फ्लफी नेचर जो आपको देखने को मिलता है किस गैस के कारण, तो NaCO3 में आपको जो होता है, जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो आपको मैं बताऊंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आपको CO2 गैस रिलीज होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर जो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है ना भाई, बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3 को जब आप टार्ट्रिक एसिड के साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड आपको याद आ रहा है, एसिड चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। जब आप इसके साथ कंबाइन कर देते हैं तो इसके साथ क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो मटेरियल फूड मटेरियल होते हैं उसको फ्लफी बनाने में हेल्प करती है। जो बेकिंग पाउडर है, जो NaHCO3 है, बेकिंग सोडा जो है, आप टार्ट्रिक एसिड के साथ कंबाइन कर देते हैं तो आपका बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। केक, ब्रेड, एक्सेट्रा बनाने में इस पाउडर से ही तो आप केक बोलते हैं ना भाई, केक वाला पाउडर या मिठाई वाला पाउडर जो लाते हैं, यही तो बेकिंग पाउडर होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड मिलकर के यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड उसको स्पॉन्जी नेचर का दे देता है। क्लियर। एज ए एंटा एसिड भी हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, यूज़ एज ए एंटा एसिड, प्रति अम्ल। एंटा एसिड कुछ नहीं है, एसिड के जस्ट अगेंस्ट काम करना, यानी आपके बॉडी में अगर पेट में अगर एसिडिटी हो गई है तो उस एसिडिटी नेचर को कम कौन करेगा, आप कोई ऐसा टैबलेट लेंगे जो एंटा एसिड होगा, प्रति अम्ल होगा, यानी कि एसिड के अगेंस्ट काम कर रहा है। एसिडिटी हो गई आपकी बॉडी में, इट मीन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब उसको क्या करना होगा, कम करना होगा, तो कम करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा भाई। OH माइनस कहाँ से आएगा, जब आप कोई बेसिक नेचर का कोई भी केमिकल कंपाउंड इंटर कर रहे होंगे अपने बॉडी में, तो क्लियर है, तो उस जो इंटर कर रहे होंगे वो बेसिक नेचर के जो केमिकल कंपाउंड, उसको आप क्या कह देंगे, आप उसे कह देंगे क्या, एंटा एसिड। इसके फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने समझाया था बहुत डिटेल में भाई, कि जो आपका अग्निशामक जो होते हैं यंत्र, उसमें क्या आपके 2 चैम्बर, मैंने उसमें आपको बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है भाई। तो आप पहले वाले लेक्चर अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अग्निशामक यंत्र में मैंने आपको बताया था क्या कि 2 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर में क्या फिलअप होता है आपका NaHCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है, और एक चैम्बर में आपका क्या होता था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 याद आ रहा है, जिसको मैंने आपको बताया था भाई, जिसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है ना, H2SO, जिसको हम लोग बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में भी यूज़ करते हैं। और जो आपको मैंने बताया था कि उसमें परसेंटेज भी बताई थी, 62% में आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, 38% में आपका H2SO4 होता है। एसिड रेन में भी आपका H2SO4 देखने को मिलता है। H2SO4 का फॉर्मेशन कैसे होता है एसिड रेन में, तो किस गैस के साथ कंबाइन करती है, तो SO2 गैस के साथ कंबाइन करती है। ये सब चीज़ें आ रही है। और फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए जब आग लग जाती है ना, तो आग लगने के लिए क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन को फ्यूल मिल जाए या फिर फ्यूल को ऑक्सीजन मिल जाए तो आग लग जाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में कोई एक ऑब्स्टेकल चाहिए, कोई रुकावट देने वाला चाहिए। तो अब होता क्या है ना, कि जब आप ये अग्निशामक जो यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपका, तो इसमें क्या फिलअप होता है, आपका H2SO4 होता है और आपका NaHCO3 फिलअप होता है। तो जब दोनों आपस में कंबाइन करती है NaHCO3 प्लस H2SO4, मैं यहाँ रिएक्शन अगर लिखूँ थोड़ा, तो क्योंकि रिएक्शन लिखने के बाद चीज़ें और थोड़ा चीज़ें मुझे भी याद आ जाएगी। H2SO4 जब रिएक्शन करेगी आपस में तो आपको क्या बनेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको Na2CO3 मिलेगा, ठीक है, साथ के Na2SO4 मिलेगा, Na2SO4, ठीक है, ये आपका NO आ जाएगा, ये SO4 आ जाएगा, और साथ के साथ आपको CO2 गैस मिलेगी, ठीक है, और साथ के साथ आपको वाटर की भी फॉर्मेशन होती है, साथ के साथ आपको प्लस वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। तो ये देखिए, ये जो CO2 गैस का जो फॉर्मेशन हुआ ना, ये CO2 गैस क्या होती है, भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, भारी होती है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन गैस से। तो वो ऑक्सीजन गैस क्या, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया क्या आपका
हाँ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या भारी होने के कारण O2 क्या होती है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, हल्की होती है। तो O2 की जो ऑक्सीजन की जो लेयर होती है वो नीचे आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों के बीच में, यानी किस दोनों के बीच में, आपका फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में एक ऑब्स्टेकल का काम करती है, जिससे जो आपका जो आग लगा हुआ था, अब बीच में ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच का जो कनेक्शन को ही रोक दिया गया, तो अब वो आग क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर काम करती है आपकी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखिएगा 10 मॉलिक्यूल्स लिखते हैं हम लोग, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि ठीक है 10H2O लिखते हैं हम लोग। ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है भाई। ये सब इतना हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट सॉल्ट पे, जो है हमारा पोटास एलम यानी कि फिटकरी, ठीक है भाई। क्या है आपका फिटकरी यानी कि पोटास एलम। पोटास एलम को अगर बात कर लिया जाए, फॉर्मूला अगर इसका पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको याद रखना है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो पोटास एलम यानी कि फिटकरी में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और मैंने आपको बताया NaHCO3 में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पोटास एलम का केमिकल नेम क्या है, तो हाइड्रेटेड पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना भाई। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड, ये देखिए 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के कारण हाइड्रेट आया। पोटासियम एल्यूमिनियम और पोटासियम एल्यूमिनियम का सल्फेट। तो पूछेगा वो कौन सा सॉल्ट है जिसमें जो होता है पोटासियम और दो, या फिर बोल सकता है दो मेटल के सल्फेट है। तो देखिए एक पोटासियम मेटल और एक एल्यूमिनियम मेटल का सल्फेट प्रेजेंट है। देखिए इस लेवल तक आपका रेलवे पूछता है क्वेश्चन। तो देखिए ये कब चीज आएगी, जब ये चीज आपको पता होगी तब तो भाई। अब इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कि अगर आपको जैसे कि कहीं भी चोट वोट लग जाती है, ठीक है ना, तो आप फिटकरी दाढ़ी बनाते शेविंग करते टाइम तो आप क्या करते हैं, स्टॉप ब्लीडिंग करने के लिए, यानी कि रुधिर के बहाव को बंद करने के लिए हम इसको शेविंग बनाते समय यूज़ करते हैं। फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर, पानी को साफ करने भी हम इसका यूज़ करते हैं फिटकरी का। और उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड डबल सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, देखिए यही चीज़ मैंने बोला था कि आप उस सॉल्ट का नाम बताइए जिसको डबल सॉल्ट कहा जाता है। डबल सॉल्ट कहा जाने का मतलब क्या है, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटासियम एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि इसमें आपको पोटासियम और एल्यूमिनियम दोनों के सल्फेट प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, इसलिए हाइड्रेटेड पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट नाम दिया गया है। और पोटासियम एलम को हम लोग डबल सॉल्ट के नाम से भी कहा जाता है। डबल सॉल्ट को हिंदी में लिखेंगे हम लोग इसे द्विक लवण भी कहते हैं, क्योंकि पोटासियम एंड एल्यूमिनियम के दोनों के इसमें आपको सल्फेट देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले सॉल्ट पे, और अगला सॉल्ट जो होगा आपका, तो अब बस ये लास्ट ही है स्लाइड। अब देखिए डिजिटल बोर्ड में तो यही कहा जाता है ना भाई, तो डिजिटल बोर्ड का फील ले लेते हैं। लास्ट स्लाइड है आपका ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट में। आपका चौथा जो है जिप्सम, यानी कि इसका फॉर्मूला याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 24 मॉलिक्यूल्स कहाँ थे आपके, मैंने आपको बताया डबल सॉल्ट यानी कि फिटकरी में, पोटास एलम में। इसमें किसके किसके सल्फेट प्रेजेंट होते, पोटासियम और आपको किसको मैंने बताया भाई, पोटासियम मैंने बताया, और साथ के साथ मैंने आपको किसका ये बताया, तो एल्यूमिनियम का। फिर मैंने आपको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किसमें बताया था, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बन या सोडियम बाइकार्बन या फिर बेकिंग सोडा में। अब इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, दो हाइड्रोजन को डाइहाइड्रेट कहते हैं हम लोग। इसका यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने में, ठीक है ना भाई। टू स्टॉप, देखिए सीमेंट में भी इसका काम क्या होता है ना, टू स्लो डाउन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देखिए सीमेंट तुरंत ना जम जाए, इसके लिए आप जिप्सम का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए तुरंत ही दे दिए, अभी सीमेंट का मटेरियल तैयार किया, उसी के समय अगर वो सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो कैसे आप प्लस्तर वगैरह नहीं कर पाएंगे भाई। तो उसका जो सेटिंग जो सेट होने का या जमने का जो टाइम होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है आपका जिप्सम। अब सुनिएगा रिएक्शन, यानी कि जो आपका जब आप कैल्शियम सल्फेट को, यानी कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब आप हीट करते हैं, देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी इस ग्रुप डी में के एग्जामिनेशन में इससे आपके ना जाने 8-10 बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब आप हीट करते हैं, पूछा गया था कितने टेम्परेचर में, तो 373 केल्विन टेम्परेचर में, तो आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसे हम नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो आपको पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो जब आप जिप्सम को हीट करते हैं 373 टेम्परेचर पे, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। इसका केमिकल नेम है क्या है, तो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फॉल सीलिंग बनाने में, मूर्ति वगैरह जो आप करते हैं घरों में, प्लास्टर करते हैं, वो सारी चीज़ों में आपका जो होता है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर मतलब पुट्टी वगैरह जो काम करते हैं ना, उसमें आपको देखने को मिलता है। और जो आपके जो ये क्या बोलते हैं, क्रैक वगैरह आ जाता है बॉडी में कहीं भी, तो आप जो प्लास्टर करते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। यही POP का यूज़ किया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
अगला सॉल्ट पे आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ये सब देखिए समझने वाली चीज़ें नहीं है, कंटेंट आपको अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ एप्लीकेशन में। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चून यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम क्या नाम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोसल्फेट भी कहा जाता है। इसका यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन में। देखिए जब आपका CaOH का हॉल्टाइस, याद आ रहा है CaOH का हॉल्टाइस क्या है, CaOH का हॉल्टाइस क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको हम क्या नाम बताया था भाई आपको, ये लाइम वाटर का नाम बताया था, लाइम सॉल्ट भी बोला था। जब आप इसको क्लोरीन के साथ कंबाइन कर देते हैं ना, क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करते हैं, ये पूछता है किस गैस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है COCl2, और किसके साथ क्लोरीन गैस को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्टाइस, ये भी आपको याद रखना। देखिए ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है एग्जामिनेशन क्रैक करने की कि कोई ऐसा चीज़ मैं आपको दे दूँ। यहाँ आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा इस लेवल तक जा करके ही, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे। तो आपसे पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन जो होता है कौन सी गैस, तो क्लोरीन गैस, किसके साथ, तो आप बताएंगे लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना या चूने के पानी, ये सब पता है। अब ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो हैसन क्लेबर प्रोसेस भी कहते हैं। तो आपको पूछ लेगा मैच द फ्लोइंग में 3-4 देके कि निम्न में से कौन सा सही है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होना हैसन क्लेबर प्रोसेस के द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस वर्ड को आप साइड रखिएगा, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसको अभी एकदम साइड रखिए, इस पर हम आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टॉपिक पे, तब समझा देंगे बहुत अच्छे से, बहुत कंफ्यूजन वाले चीज़ भी है ये। और छठा चलते हैं KNO3 यानी कि पोटासियम नाइट्रेट के पास। तो इसका यूज़ हम करते हैं मेकिंग एक्सप्लोसिव मटेरियल, यानी कि जितने भी विस्फोटक सामग्री है उसको बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि गन पाउडर, RDX, TNT एक्सेट्रा। अब क्या आपको याद है गन पाउडर वगैरह ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी भाई, उसके बाद TNT वाली चीज़ें हमने बताई है, ये सब सारी चीज़ें हमने बता रखी है आपको। तो आई होप सो चीज़ें आपको याद आ रही होगी, और नहीं आ रही है इट मीन्स आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। RDX का फुल फॉर्म आपको याद आ रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक हैनिंग ने किया था। केमिकल नेम मैंने क्या बताया था, साइक्लोट्राइन नाइट्रो मिथाइल ट्राइन नाइट्रो एमाइन, जाके नोट्स देखिएगा, अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून, डिस्कवर जोसेफ विलब्रांड ने। गन पाउडर KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल से बना होता था, जिसे हम कहते थे इंडियन सॉल्ट पीटर के नाम से भी। इंडियन सॉल्ट पीटर क्यों कहते थे, कि जो भारतीय मृदा जो सॉल्ट है आपको उसमें देखने को मिलता था, इसकी क्वांटिटी क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आपका इसके बाद इसका यूज़ हम लोग फर्टिलाइज़र बनाने में भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक अंतिम अब सॉल्ट जो बच गया हमारा, 2 सॉल्ट और बचा हुआ, इसको भी ख़त्म करेंगे और सॉल्ट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट फाइनल एंड हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद आपका जो बचता है पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है ना, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट, चलो कोई बात नहीं, होता है, रेगुलर बोलते बोलते चीज़ें हो जाती है। 7वां सॉल्ट जो है पोटासियम परमैंगनेट, KMNO4, इसको हम रेड मेडिसिन भी कहते हैं, लाल दवा। पूछा जाएगा इनमें से किसे हम रेड मेडिसिन कहते हैं, लाल दवा, तो पोटासियम परमैंगनेट को एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं, यूज़ एज ए एंटीसेप्टिक। और इसको हम सन क्रीम में जब धूप में निकलते हैं तो आपको इसी की जो क्रीम लगाते हैं उसमें आपका पोटासियम परमैंगनेट होता है। अंतिम सोडियम बेंजोइड, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यही फॉर्मूला आपके कहाँ जाने कितने बार पूछा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, जितने भी चीज़ अगर फूड मटेरियल को बचाना है खराब होने से, सड़ने वड़ने से, ठीक है ना, तो उसके लिए आप सोडियम बेंजोइड का छिड़काव कर देते हैं, फूड आइटम को खराब होने से आप इसे बचा सकते हैं इसी सॉल्ट से। बाकी फाइनल है भाई, सॉल्ट कंप्लीट द एंड। एसिड बेस्ड सॉल्ट हमने आपको अप टू JSSC लेवल का पूरा कंटेंट दे दिया है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक वीडियो मैं अभी और दूंगा। देखिए एक वीडियो क्या, अभी तो आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट से 2 वीडियो जाएगी यूट्यूब पे ही, ठीक है ना। आप यूट्यूब से प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे भाई, जो मेरे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं इस पेड कोर्स को किसी भी कारण से, आप वो मुझे पता है रीज़न ये नहीं होगा फाइनेंशियल इशू, क्योंकि 499 इज़ नॉट द इशू, यू डोंट ज्वाइन दिस कोर्सेज, बट रीज़न ये है कि आपने कहीं और कोर्स को ज्वाइन कर लिया होगा और वहाँ से आप सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होंगे। मैं बिल्कुल 100% के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ठीक है भाई, थोड़ी सी अपनी दही को कोई खट्टा बोलेगा क्या, नहीं, लेकिन भाई मैं पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे कोर्स के बाद आए हैं मेरे कोर्स में और मेरे से उनसे बात हुई है। अभी इस वीडियो को शूट करने से पहले मेरी उनसे बात हो रही थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कोचिंग के, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आप इसका भी 3 वीडियो रहेगा, 2 वीडियो तो प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे, एक वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब वो निचोड़ रखूँगा, अगर बाई चांस थोड़ा सा JSSC अगर घूम जाए तो वहाँ से भी सवाल आपके ना निकले, मतलब ना निकले इन द सेंस कि आपके छूटे ना मेरे भाई। जैसे कि आपको क्वेश्चन बन जाता भाई, अगर रेलवे वगैरह आपने पेपर दिया होगा, आपने थोड़ा सा अगर आपको
इंटरेस्ट होगा देखने वगैरह का, या आपने कभी दिया होगा एग्जामिनेशन तो आपको पता होगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए हम पीओपी साउंड टेस्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो लाइम वाटर यूज करते हैं, जो लाइम वाटर आपका मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सब कहीं और से मैं ये सब बात नहीं बोल रहा, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भाई, इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, ये सारी चीजें, और यहीं से तो आपका टीसीएस सवाल बना देता है। लेकिन वो रेलवे के लिए जेएसएससी की इतनी औकात ना होगी भाई, जितनी साइंस पढ़ा दिए हैं उतना फॉलो कर लिए हैं। ऐसे जो आप मंडे और आपका ट्यूसडे में जो प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं उतना कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस सेशन कौन करवाएगा आपका भाई, पेड कोर्स में भी इतना क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मोशन में करवाए भाई, और 25 क्वेश्चन वो बोलने के पूरा पूरा का पूरा मोशन रिवाइज करवा दिया हूँ, 40-50 क्वेश्चन है। एसिड बेस सॉल्ट भी देखिएगा उसी अंदाज में मिलेंगे। बाकी आपका प्यार सपोर्ट बना रहे, मिलेंगे हम लोग अगले कल वीडियो में। सॉल्ट का वो एक केमिकल प्रॉपर्टी वाले वीडियो देखेंगे, डालना होगा तो डाल देंगे इसमें आपको एप्लीकेशन में भी, या फिर आपका अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, केमिकल इक्वेशन होगा, या फिर जो भी मुझे लगेगा मैं स्टार्ट कर दूंगा।